हाँ, तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 11 फिनिश कर लिया था। आज हम कुछ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर के। तो हमने आपको पता है वैसे तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस जो अंदर दे रखे हैं बुक में वो सारे फिनिश कर लिए थे, है ना? तो एक बार आप देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया हो मेरे से तो आप उसे खुद से करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग उसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, फुल स्टॉप, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। क्वेश्चन कह रहा है कुछ एक्टिविटीज दे रखी है मुझे, बताइए वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वर्क के अंडरस्टैंडिंग पे। आप सबको मैंने पढ़ा रखा है कि वर्क के डेफिनेशन क्या होती है। कोई बता सकता है मुझे वर्क किसे कहते हैं हम लोग फिजिक्स में? कोई बता सकता है मुझे आप में से वर्क किसे कहते हैं? किसी को याद नहीं है? वर्क की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। देखिए, जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाए, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं वर्क। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स भी लगनी चाहिए, डिस्टेंस भी मूव होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। नंबर 1 बताइए। आप सब लोग अपने अपने आंसर मुझे टाइप करके बताइए। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, इसका आंसर यस है, वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब सुमा स्विमिंग कर रही हैं तो वो अपने हाथ से, देखा होगा ना, अपने हाथ से ऐसे पानी को धक्का देते हैं पीछे हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथ से और डिस्टेंस कवर हो रहा है, हम आगे चलते हैं तो वर्क होता है। पहले वाले आंसर का अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यस वर्क हो रहा है, या अपनी बुक में लिख लीजिए वर्क हो रहा है, यस वर्क इज डन। सेकेंड पॉइंट, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। जल्दी बताइए यस और नो। पार्थ का, डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। देखिए, मैंने आपको बताया था 3 तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटी छोड़िए, जब भी हम वर्क करते हैं इस तरीके से कि या तो डिस्टेंस कवर ना हो या एंगल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री हो, तो मैंने बताया था जीरो वर्क होता है। इस क्वेश्चन में डोंकी, सपोज करिए ये डोंकी है, डोंकी अपने बैक पे कुछ लोड लेके खड़े हुए हैं बस। डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है यहाँ पर? जीरो। वर्क कितना हो रहा है? जीरो। जब तक कोई डिस्टेंस नहीं कवर होगा कोई वर्क नहीं होता है। खड़े होने पे थोड़ा होता है कुछ। आंसर नो होगा। थर्ड, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल। विंड मिल देखा है ना, जो पानी उठाता है, एक तरह की मशीन होती है, पानी लिफ्ट कर रही है वेल से। आंसर बताइए यस का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका यस। एक विंड मिल पानी उठा रहा है, ऊपर खींच रहा है। जब भी हम किसी चीज की मूवमेंट करवाते हैं, पानी यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, विंड मिल पानी को ऊपर लिफ्ट कर रहा है। आपके घर में जो मशीन नहीं होती है, जैसे हमारे घर में मशीन नहीं होती है दोस्तों, वो जब पानी उठाती है, जो मोटर होती है हमारे घर में, पानी की मोटर होती है, उसे स्विच ऑन करते हो, वो पानी लिफ्ट करती है ग्राउंड से।
और वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है, कुछ फोर्स लगा रही है, तो होता है वर्क। ऐसे केस में वर्क होता है, ये करेक्ट है। फोर्थ बताइए आप लोग। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना तो वर्क होता है, बट हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, कोई फोर्स लग नहीं रही है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो हाँ हो रहा है, डेफिनेटली होता है, बट फिजिक्स के हिसाब से प्लांट कहीं मूव नहीं करते, इसलिए कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पर नो आंसर होगा, फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है। अगला पार्ट, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन देखा है ना, इंजन जो होता है सबसे आगे होता है ट्रेन में, और बाकी ट्रेन को खींच रहा है। या मेट्रो में देखा होगा आपने, मेट्रो की इंजन ट्रेन को पुल करती है, वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्क होता है, जब भी इंजन पुल करती है, ट्रेन को पुल कर रही है ना, तो डिस्टेंस कवर होता है, इंजन फोर्स लगा रही है और ट्रेन मूव करती है, वर्क होता है। अगला, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। आपने कुछ खाने को छोड़ दिया सन में, वो सूख जाता है, कोई वर्क होता है वहां पर? आंसर होगा नो, कोई डिस्टेंस थोड़ा कवर हो रहा है यहाँ पर, फूड श्रिंक हो रहा है। बायोलॉजिकल पॉइंट से ध्यान रखना, यहाँ वर्क हो रहा है बायोलॉजी के हिसाब से, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वर्क नहीं होगा। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड। विंड की वजह से सेल बोट मूव कर रही है, वर्क हो रहा है। इस केस में वर्क होता है, क्योंकि सेल बोट मूव कर रही है विंड की वजह से, विंड धक्का दे रही है और सेल बोट आगे मूव कर रही है, फोर्स डिस्टेंस दोनों लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले ही करवा चुका हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में देखिएगा, इसका आंसर 0 है, कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी बल्ब जला रही है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों आपसे, एक बैटरी है, वो एक बल्ब को जला रही है, डिस्क्राइब करिए कौन सी एनर्जी का यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में दो तरह की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। बट बल्ब जब जलता है तो कोई और एनर्जी की वजह से जलता है, वो समझेंगे उसको। मैंने बताया था आपको एनर्जी बहुत तरह की होती है फिजिक्स में, हम तो इस चैप्टर में दो एनर्जी पढ़ के आए हैं, काइनेटिक पोटेंशियल, बट इस क्वेश्चन में कोई और ही एनर्जी यूज हो रही है, समझिए। आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th में मैं, जब एक बैटरी को एक वायर से जोड़ते हैं हम बल्ब तक, पता है क्या होता है, इस बैटरी या सेल के अंदर ना कुछ केमिकल एनर्जी होती है स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी इस वायर में आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये बल्ब जलता है। तो नंबर 1 तो क्या होता है, जब आपने इस, ठीक है, तो पहले जब हम एक बल्ब को ज्वाइन करते हैं वायर से, तो बल्ब की केमिकल एनर्जी पहुंच जाती है वायर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी बन के। तो नंबर 1 तो ये हुआ, केमिकल एनर्जी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ई में। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचती है बल्ब के पास। बल्ब आपने कभी हाथ लगा के देखा हो, थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि बल्ब में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर, जब भी तो देखा होगा बल्ब गर्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कि बल्ब फिर लाइट भी निकालता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है और फिर लाइट एनर्जी भी बन रही है। तो ये कुछ एनर्जी का चेंज होता है जब एक बल्ब
ग्लो करता है? नंबर 1, बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है बल्ब में। बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी बनती है, बल्ब गर्म हो जाता है और फिर बल्ब कुछ लाइट निकालता है, तो लाइट एनर्जी बनती है। ये क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लीजिए। जब एक बैटरी जलाती है, जब एक बैटरी को ज्वाइन करते हैं बल्ब से, तो कौन सी एनर्जी का चेंज होता है? नंबर 1, फर्स्ट केमिकल एनर्जी of battery gets changed to, हाँ बताइए, बैटरी की केमिकल एनर्जी किस में होती है चेंज? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचती है बल्ब के अंदर। बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में होती है चेंज? देन चेंजेस टू हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, इन दी बल्ब। ऐसे बल्ब आपका चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान है। Certain force acting on a 20 kg mass change its velocity from 5 to 2. Calculate the work done by the force. कोई बता सकता है कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखिए, हम लोगों ने पढ़ाया था आपको इस चैप्टर में, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है सिर्फ फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट मैंने बताया था आपको जब क्वेश्चन करवाए थे इस चैप्टर में, आपको वर्क निकालना है, मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है। मास और वेलोसिटी से तो सिर्फ हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बट हमारे पास एक फॉर्मूला था वर्क का काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी। क्या था फॉर्मूला? वो फॉर्मूला था, वर्क होता है हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको मास कितना दिया हुआ है? 20 kg। इस क्वेश्चन में आपको, अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको v कितना दिया है कोई बता सकता है? 2 वेलोसिटी, 2 मीटर आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। नहीं, चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2। हाँ सही कह रहे हो आप। फाइनल वेलोसिटी आपकी 2 है, पहले 5 थी फिर 2 हो रही है, ठीक है? तो 2 आपकी फाइनल वेलोसिटी है और स्टार्टिंग वेलोसिटी आपकी 5 है। इनको पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, डाउट आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। एक 10 kg का मास पॉइंट ए पे है टेबल पे, ठीक है? इट इज मूव टू पॉइंट बी। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, what is the work done by the on the object by gravitational force? Explain your answer. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक टेबल है। मैं आपको देख, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक टेबल है ऐसे, ठीक है? मेरे पास ये टेबल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, वहां पर आपको एक मास रखा हुआ है 10 kg का, 10 kg। इस मास को आप ए से बी पॉइंट ले गए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। कितना वर्क हुआ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? कोई बता सकता है इसका आंसर? भाई क्वेश्चन कह रहा है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क निकालना है। बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना है वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स, या हमें mgh फॉर्मूला जो था ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, उससे निकालना है वर्क। अब आप खुद देखो ना, जब एक बॉडी
इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है तो उसने हाइट तो कुछ नहीं कवर करी, 0 हाइट कवर करी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा यहाँ पर? 0। जब आप एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो mgh वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी हाइट 0 है। आपने यहाँ से यहाँ आने में कुछ हाइट कवर ही नहीं करी। अगर आप जाते ऊपर तो हाइट का मैटर बनता, इसलिए यहाँ पर 0 हो रहा है वर्क, क्योंकि आपने कुछ हाइट कवर नहीं करी है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का? वर्क डन विल बी 0 सिंस नो हाइट is covered during छोड़ो is covered when the body is moved from A to B। जब बॉडी को आपने A से B ले गए, कोई हाइट नहीं कवर हुई, कोई वर्क नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। Does this violate the law of conservation of energy? Why? बता सकता है कोई आप में से? पढ़ा रखा है मैंने ये टॉपिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भले ही हमारी कम हो रही है, हमने याद करो एक डेरिवेशन भी करवाया था आप लोग को इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जब एक बॉडी को एक हाइट से नीचे गिरवाते हैं तो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नीचे गिर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो रही है, और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहता है एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या पोटेंशियल एनर्जी का कम होना वॉयलेट कर रहा है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को? नहीं, ये लॉ वॉयलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गिर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना, काइनेटिक एनर्जी नीचे आते आते बढ़ रही है। काइनेटिक होती है 0 टॉप पॉइंट पे और नीचे मैक्सिमम होती है। इन दोनों का सम करिए, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। तो चूंकि सम ऑफ बोथ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए ये लॉ कभी वायलेट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यही लिखेंगे, सिंस potential energy PE decreases but kinetic energy KE increases, and hence इन दोनों का sum, and hence the sum of potential energy and kinetic energy remains constant। इसीलिए the law of conservation of energy is not violated। ये लॉ कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है, ये हमने इनको बता दिया। लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, what are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? चलो, आप सब लोग चलाते हो बाइसाइकिल, बता सकता है मुझे कोई कौन सी एनर्जी का होता है ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम बेसिकली साइकिल में पैडल मार रहे हैं, साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए पैडल मार रहे हैं। पैडल मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पैर में जो मसल्स होती हैं वो मूव करती हैं, जिससे हमारी मस्कुलर एनर्जी खर्च होती है, और वो मस्कुलर एनर्जी साइकिल के पास जाती है, जिससे साइकिल मूव होती है, और साइकिल के मूव होने से साइकिल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है। नंबर 1 एनर्जी का ट्रांसफॉर्म ये हो रहा है, आप साइकिल पे बैठे तो आपने साइकिल के
पैडल को मूव करा, आपने अपने लेग्स के मसल में एनर्जी खर्च करी, तो आपकी मस्कुलर एनर्जी खर्च हुई। ये एनर्जी साइकिल को मिल जाती है और साइकिल की स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखा होगा, जितनी जल्दी जल्दी, जितना फास्ट फास्ट पैडल मारते हो, उतनी तेज साइकिल चलती है आपकी। नंबर 1 ये हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला तो हमने देखा कि जब साइकिल चलाते हैं, हमारे पैर के मूवमेंट की वजह से, पैडल मारने की वजह से मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और साइकिल हमारी आगे भागने लगी। जब साइकिल आगे भागती है तो थोड़ी देर चलते चलते आपकी साइकिल के जो टायर हैं वो इस रोड पे जो फ्रिक्शन होंगे उसको ओवरकम करते हैं। फ्रिक्शन आपकी साइकिल को रोकने की कोशिश करती है। कभी देखा भी होगा, जब साइकिल के पेडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक क्यों जाती है भाई? ये ज़मीन पे फ्रिक्शन होती है जो रोकती है। फ्रिक्शन की वजह से आपकी साइकिल के टायर में हीट एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए देखा होगा, जब साइकिल चलाने के बाद टायर पे हाथ लगाना कभी साइकिल के थोड़ा गर्म हो जाते हैं। जब पेरेंट्स आपके बाइक, स्कूटी, कार चलाते हैं, उसके बाद उस पे हाथ लगाना वो गर्म हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी भी खर्च होती है, जिससे हीट पैदा होती है। तो कुल मिला के 3 एनर्जी खर्च होती हैं साइकिल को चलाने में। नंबर 1 आपकी मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक से आपकी साइकिल मूव करी और फ्रिक्शन ने आपकी कुछ काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी वेस्ट कर दिया। ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो आंसर लिख लीजिए। पहला पॉइंट, व्हेन वी मूव बाइसिकल, वी रोटेट पैडल of bicycle with our legs. As a result, इसकी वजह से क्या होता है? मस्कुलर एनर्जी खर्च होती है हमारी बॉडी की। मस्कुलर एनर्जी इज यूज्ड। फिर इस मस्कुलर एनर्जी से साइकिल को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि साइकिल पे पैर मार रहे हो, पैडल चल रहे हैं, तो मस्कुलर एनर्जी साइकिल को मिल रही है, क्योंकि पैडल आप साइकिल पे मार रहे हो। Then muscular energy is converted into kinetic energy in cycle। और फाइनली क्या हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन some kinetic energy of bicycle कहाँ खर्च हो रही है? हीट एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी खर्च हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 9 तो मैंने पिछली क्लास में करवाया था, आप लोग को याद होगा, आप लोग को, है ना? या फिर मैंने होमवर्क दिया था? तो भाई 9 हो जाएगा आपका होमवर्क। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना एक फॉर्मूला, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, या एनर्जी होती है किलोवाट इनटू आर, उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। 9 तो होमवर्क में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक ह्यूज रॉक को, सपोज करो इतने बड़े पत्थर को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको पुश नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं पुश करना, और आप थक भी जाते हैं। देखिए थक गए, ये स्वेटिंग भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, देखो शक्ल पे गुस्सा भी लग रहा है ना। तो एनर्जी कहाँ चली गई आपकी? आप थक भी गए, आपने इतना काम भी करा और ये पत्थर मूव हुआ ही नहीं। फिजिक्स कहती है भाई, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस।
इस पत्थर को पुश करने में कोई डिस्टेंस नहीं मूव करवाया, तो फिजिक्स के हिसाब से तो आपने 0 वर्क किया है, बट आप थक तो गए, तो आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? सुनिए, जब हम एक पत्थर को पुश करते हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से टेक्निकली कोई भी वर्क नहीं हो रहा, बट बायोलॉजी भी तो आएगी यहाँ पर। जब आप इस पत्थर को पुश कर रहे हैं, तो आपके हाथ की, पैर की मसल्स जोर लगा रही हैं और आपके मस्कुलर एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है। बायोलॉजी आ गई यहाँ पर। भले ही पत्थर मूव नहीं हो रहा, बट आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी जबरदस्त खर्च करी, और वो मस्कुलर एनर्जी फिर इस पत्थर के अंदर हीट एनर्जी की फॉर्म में चली गई। पत्थर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जहां पर आपने अपना हाथ टच कर रखा है ना, वहां देखना थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है। ये प्रोसेस हुआ। तो भले ही फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं हुआ, बट बायोलॉजी के हिसाब से मस्कुलर एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई और पत्थर मूव नहीं हो पाया। पहला पॉइंट लिखिए, since the rock does not move, so no work is being done। देखिए, फिजिक्स कहती है फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क। डिस्टेंस मूव नहीं हुआ, डज नॉट मूव लिख रहा हूं मैं, तो कितना भी फोर्स लगा लो वर्क नहीं हुआ। परंतु बट इन पुशिंग द रॉक, उस रॉक को पुश करने में आपकी मसल्स काम कर रही हैं, तो आपकी मसल्स की मस्कुलर एनर्जी जो है इज बीइंग यूज्ड, वो यूज हो रही है, एंड इज कन्वर्टिंग इनटू, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और वो आपकी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और आपका पत्थर मूव नहीं हो पा रहा। तो ये प्रोसेस हो रहा है, आपकी एनर्जी यहाँ खर्च हो रही है, आपकी मसल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, एंड सो मस्कुलर एनर्जी is converting into, या converting या changing into heat energy with no stone moving, with no stone moving। तो ये प्रोसेस हो रहा है भाई, कि हमने 8 तक कर लिया ना, तो 9 to 12 आप लोग होमवर्क करना, नहीं होता है तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।